हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीएस बाय एनएस में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमने एनिसेंट हिस्ट्री के लिए आपकी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो ऑलमोस्ट अब हम बोल सकते हैं कि हम एनिसेंट हिस्ट्री को बिल्कुल खत्म करने ही जा रहे हैं। आपके मतलब कि अगले 2 या 3 लेक्चर में आपकी जो एनिसेंट हिस्ट्री है वो हमारी खत्म हो जाएगी। तो जो भी अगर अच्छे से पढ़ना चाहता है तो वो स्टार्टिंग से इस लेक्चर की सीरीज को प्रीफर कर सकता है। चीजें अगर आपको पसंद आती हैं तो आप उनको लाइक करो, उनको शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को। फर्दर नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री के बाद आपकी ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सारे सब्जेक्ट हैं वो आपको 1 बाय 1 करवाए जाएंगे। और एक चीज की मैं आपको बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूँ कि जो क्वालिटी है उसके अंदर आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है। अगर डाउट नहीं है तो सबसे बेस्ट है, अदरवाइज अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके बताओ, आपका जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई दिया जाएगा। तो जैसा कि देखो, आप सभी को पता ही है कि हमने एनिसेंट हिस्ट्री को स्टार्ट किया था आपका कहाँ से, प्री हिस्ट्री के टाइम पीरियड से। तो प्री हिस्ट्री को स्टडी किया, फिर उसके बाद वैदिक एज, उसके बाद जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, फिर हमने मगधा एम्पायर को डिस्कस किया था। अब देखो, मगध एम्पायर में अगर आप ध्यान से देखते हो तो जब इसका डिक्लाइन हुआ था, बिल्कुल जब ये लास्ट टाइम पे पहुंच गया था आपका, तो उस टाइम पे आपका सदर्न रीजन के अंदर तो आपका एक शासन आया था जिसको हम बोलते हैं सातवाहन। और अगर हम बात करते हैं तो इसके ऊपर जब फॉरेन इन्वर्जन हुए तो उनमें ग्रीक, शक, पार्थियन और सबसे लास्ट में आया था आपका कुशन। और कुशन के अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कौन था? कनिष्क। अब इस कनिष्क ने तो क्या किया, आपके नॉर्थ इंडिया को एक्वायर कर लिया था, कैप्चर कर लिया था पूरा का पूरा। और साउथ इंडिया में कौन थे आपके? सातवाहन थे। तो अब इन दोनों ने क्या किया, जो आपका टाइम पीरियड था ये 30 बीसी से लेके जो आपका ये 300 बीसी तक, मतलब कि 200 से लेके ये 200-300 साल है, इनमें आपके इन दोनों राजाओं ने राज्य किया। ये देखो, आप नेक्स्ट फिगर में देख सकते हो कि ये तो आपका कुशन एम्पायर है, और ये देखो यहाँ पे साउथ के अंदर ये है आपका सातवाहन। और इनको सबको बिल्कुल खत्म कर देगा ये आपका, मतलब कि जब ये गुप्ता एम्पायर जब आपका आएगा तो इन सबको तो बिल्कुल ये यहाँ पर खत्म ही कर दिया जाएगा। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि नॉर्थ के अंदर तो आपका कौन है? कुशन एम्पायर है। और साउथ के अंदर आपका कौन है? सातवाहन है। तो यही चीज यहाँ पर बोली गई है कि जिस टाइम पे मौर्यन का डिक्लाइन हुआ तो आपके 2 राज्य, मतलब कि मेनली पॉलिटिकल पावर आई। पहला तो आपका कुशन है जो आपका नॉर्थ के अंदर है, और दूसरा है आपका सातवाहन जो साउथ के अंदर है। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है शक आपका, क्योंकि शक को तो आगे बहुत जल्दी, मतलब कि स्टार्टिंग होते ही इनको खत्म कर दिया जाएगा। जो आपके समुद्रगुप्त आएंगे वो इनको खत्म कर देंगे, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, आपकी पॉलिटिकल यूनिटी बनी हुई थी। नॉर्थ में तो किसने पॉलिटिकल यूनाइट किया हुआ था? कुशन ने। और साउथ में आपका सातवाहन ने। अब ये बोला जाता है कि जो आपका गुप्ता एम्पायर स्टार्ट होता है, तो गुप्ता एम्पायर को ये बोला जाता है कि जो आपका कुशन एम्पायर था, कनिष्क थे, उन्हीं के ये फ्यूडेटरी थे। अब फ्यूडेटरी का मीनिंग क्या है? जागीरदार। आपने अंग्रेजों के टाइम पे भी जरूर पढ़ा होगा, जागीरदार होते थे हर एक गांव के अंदर या हर एक कस्बे के अंदर, शहर के अंदर। तो सेम वैसे ही अपने जो कुशन एम्पायर ने भी अपने कुछ जागीरदार रखे हुए थे। और ये माना जाता है कि जो ये गुप्ता एम्पायर आपका आता है वो आपके इन कुशन के ही जागीरदार थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं गुप्ता एम्पायर की। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई बोले कि एनिसेंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर सबसे गोल्डन एज हमारा कौन सा था, तो वो आपका ये गुप्ता एम्पायर का ही टाइम पीरियड था। अब सबसे, मतलब कि ये मत बोल देना कि इसकी जो मतलब की स्थापना है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। सॉरी, ये चंद्रगुप्त मतलब कि मौर्य ही बोलते हैं इसको भी। तो इस चंद्रगुप्त ने इसको स्टार्ट नहीं किया था। अब देखो, इससे पहले आप याद करो, आपका जो मगध एम्पायर आया था, मगध एम्पायर में आपका क्या था? एक डायनेस्टी थी, मौर्य डायनेस्टी। तो वो तो थी मौर्य, और ये क्या है? वो भी चंद्रगुप्त मौर्य था, बट वो था क्या? मौर्य एम्पायर। और ये क्या है? गुप्ता एम्पायर। तो आपको इन गुप्ता और मौर्य में कंफ्यूज नहीं होना है। गुप्ता तो आपका आता है लेटर, बिल्कुल लास्ट में आपका सीई के अंदर आगे। और जो आपका मौर्यन एम्पायर था वो आपका क्या था? बीसी के अंदर था आपका, वो मगध के अंडर में आता है। वैसे राज्य तो इन्होंने भी मगध से स्टार्ट किया था, बट ये आपका क्या है, वो इनसे मतलब कि कम से कम आप बोल सकते हो कि जो ये गुप्ता आए थे ये आपके मौर्यन से कम आपके 700 से लेके 500 या 700 साल बाद में आए थे। तो ट्रू फाउंडर तो इसका किसको माना जाता है? श्रीगुप्ता। अब ये श्रीगुप्ता कौन है? चंद्रगुप्त के दादाजी। अब इनके बेटे हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के भी आपके जो मतलब कि बेटे हुए चंद्रगुप्त, और इन्हीं को मतलब कि ट्रू फाउंडर माना जाता है, क्योंकि इनके राज में आपके गुप्ता एम्पायर ने बहुत ही ज्यादा एरिया कैप्चर कर लिया था। वो मैं आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैप में दिखाऊंगा। तो इनका जो शासन काल था वो था आपका 320 से लेके 550 तक, पूरे गुप्ता का बताया गया है ये आपको। अब देखो, ये दोनों के दोनों थे, जो श्रीगुप्ता और घटोत्कच, इन्होंने अपने आप को क्या बुलाया? महाराजा। लेकिन इसने अपने आप को मतलब कि क्या बोल दिया? महाराजा धीराज। तो आप ये मतलब याद रख सकते हो। तो ये फर्स्ट था जिसने अपने आप को महाराजा धीराज बोला, और इसी को आपका ट्रू फाउंडर माना जाता है।
अब अगर हम बात करते हैं तो आपको गुप्ता एम्पायर के सोर्स देखो कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो सबसे पहला सोर्स तो आपके जितने भी जो आपके पुराण लिखे गए थे उनके अंदर आपको लिखा हुआ मिला इसके अंदर। फिर उसके बाद आपके विशाखादत्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हुए थे, उनकी एक बुक है आपकी देवी चंद्रगुप्तम, तो उसके अंदर आपको इसके बारे में जिक्र मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपका जितना भी कालिदास का जो काम लिखा गया है वो आपका इसी गुप्ता एम्पायर के अंदर ही लिखा गया है, वो देखो इसी के समकालीन है। तो कालिदास ने जितना भी अपना जो लिटरेचर लिखा था सारा का सारा उसका साहित्य, चाहे उसने कोई भी जो बुक लिखी, कोई पोएम लिखी, कोई आपका नाटक लिखा, वो सारे के सारे आपके इसी गुप्ता एम्पायर के अंदर लिखे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका कौन है, फायान। फायान आपका कौन था, एक फॉरेन ट्रेवलर था। तो ये आपका कब आया है, ये आपका यहाँ पे आया है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये देखो याद करो, अगर हम फर्स्ट लेक्चर की बात करते हैं तो हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए हम कौन कौन से सोर्सेज को देखते हैं। तो लिटरेरी सोर्स में आपका एक तो होता है रिलीजियस, तो अगर हम पुराण की बात करते हैं तो वो आपका क्या है, रिलीजियस सोर्स है। और एक आपका होता था फॉरेन ट्रेवलर, तो ये फॉरेन ट्रेवलर के अकाउंट को है ना सबसे ज्यादा मतलब कि मोस्ट सुटेबल माना जाता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा भाई इनको ही मोस्ट सुटेबल क्यों माना जाता है, क्योंकि देखो पुराण के बारे में या जो हमारे जितना भी रिलीजियस है उसके बारे में आपको कुछ चीजें ये माना जाता है कि ये हमारी मतलब कि ऐसी मान्यताएं चलती आ रही हैं या प्रथाएं चलती आ रही हैं, आपको लगेगा यार ये अकॉर्डिंग टू हम आज के दिन जो मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग उस चीज की लॉजिक को देखते हैं तो वो आपको गलत मिल सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं उसके बाद आपका मतलब दूसरा लिटरेरी के बाद आपका रिलीजियस के बाद आपका क्या था, नॉन रिलीजियस। अब नॉन रिलीजियस क्या थे, जो भी कोई राजा होता था, अब राजा के दरबार में उसका जो भी कोई कवि होता था या उसका जो भी कोई मतलब कि लेखक होता था जो वो लिखता था, अब उसको देखो खाने के लिए जो मतलब कि रोटी दे रहा है या उसको जो सैलरी दे रहा है वो कौन दे रहा है, राजा। तो वो राजा के बारे में तो गलत लिख नहीं सकता है। लेकिन ये आपके क्या है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट थे। इनको ना तो राजा से सैलरी लेनी है, ना इनको मतलब कि कोई मतलब कि भाई हम धर्म की अगर हटके कुछ लिखेंगे तो उस टाइप का कुछ हो जाएगा हमारे ऊपर कोई एक्शन, तो ऐसा इनके साथ बिल्कुल भी नहीं था। तो इसीलिए इनके अकाउंट को है ना जो सबसे मोस्ट सुटेबल माना जाता है। तो फायान आपका एक मतलब कि चाइनीज ट्रेवलर था, बुद्धिस्ट मोंक था। ये जो जब इंडिया के अंदर आता है तो ये कुछ बुकें लिखता है, वो आपको आगे मैं बताऊंगा। अब ये तो कुछ आपके सोर्सेज हो गए। उसके बाद मेहरौली के अंदर आयरन पिलर है। अगर कोई दिल्ली के अंदर आया है तो दिल्ली के अंदर आपकी एक जगह है कुतुब मीनार नाम की, और वो मेहरौली के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, तो वहां पर एक आयरन पिलर भी है। तो उसके ऊपर मतलब कि आपका इनके बारे में लिखा हुआ है, गुप्ता एम्पायर के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो आपका मेहरौली आयरन पिलर किस टाइम का आयरन पिलर है वो, लेकिन आज के दिन भी वो आपका क्या है, रस्ट रेजिस्टेंस, उसके ऊपर जंग नहीं लगा है। आपने नॉर्मली देखा होगा कि जो हमारा लोहा होता है कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर जंग लग जाता है, लेकिन इसके ऊपर आज तक आपका जंग नहीं लगा है। तो आप समझ सकते हो कि गुप्ता एम्पायर के टाइम पे जो आपकी मेटलर्जी थी, जो आपकी धातु विज्ञान थी, वो देखो किस लेवल की हो सकती है। तो अगर आप उसको अज्यूम करना चाहो तो उसके बाद आपका एक इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है। इलाहाबाद के अंदर भी आपका इसके ऊपर शिलालेख के ऊपर इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो वो आपका क्या है, अशोक का जो पिलर था ना, उस अशोक वाले पिलर के ऊपर ही क्या हुआ, समुद्रगुप्त ने अपने बारे में भी कुछ लिखवा दिया। तो समुद्रगुप्त कौन था, चंद्रगुप्त का बेटा था, वो आपको अभी मैं बताऊंगा। और उसके बाद जो सिक्के मिलते हैं उनके बारे में भी, इनके सिक्कों में भी इनके बारे में लिखा हुआ है। तो ये सारे के सारे सोर्सेज हमारे को बताते हैं कि हाँ गुप्ता एम्पायर आपका बहुत ही ज्यादा प्रोस्पेरस था, और जो जो चीजें वहां पर बताई गई हैं वो सारी हमारी बिल्कुल सही हैं, ठीक है। अब देखो ये अगर आप दोनों देखना चाहते हो तो ये तो है आपका मेहरौली का आयरन पिलर, ये देखो आपका आयरन पिलर, और इसके ऊपर ही लिखा हुआ है सभी के सभी क्या है आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है ये आपका। तो अगर आप इसको देखना चाहते हो, और ये है आपका इलाहाबाद का इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद वाले के ऊपर भी देखो आपका यहाँ पर भी आपका लिखा हुआ है। तो सेम इनको मतलब कि किसी ने डेसिफर किया, अच्छे से पढ़ा और पढ़ के बताया कि आपका यहाँ पे ये चीजें लिखी हुई है। तो उसके बाद अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मेन जो आपका फाउंडर माना जाता है वो कौन है, चंद्रगुप्त है। तो इसका टाइम पीरियड है 10 साल का, 320 में बैठा था, 320 से 30। अब एक बार याद रखना यहाँ पर जो हमारा एडी टाइम पीरियड स्टार्ट हो चुका है, तो अब एडी में जो हमारी गिनती है ना वो बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में ही चलेंगी, जो हमारी नॉर्मल गिनती होती है। लेकिन बीसी में आपको याद हो तो हमारी गिनती क्या थी, वो नेगेटिव में, माइनस में जाती थी। वहां पर हम क्या लिखते थे, 330 बीसी से लेके 320। तो 330 पहले आया था, फिर उसके बाद 329, फिर 328, फिर 327, और सिमिलरली आपका 322, 21 और 320। तो ये सीक्वेंस थी आपकी। लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा, आपकी जो नॉर्मल गिनती होती है तो यहाँ से आपके पॉजिटिव इंटीजर स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये कंफ्यूज मत हो जाना 320 से 30, यार अब तक तो वो 30 से 20 लिखता था, आपका 40 से 30 या मतलब कि, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। और अगर इसमें फिर भी आपको कोई डाउट है तो आपका जो फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन का, आप एक बार उसको जरूर देखो। आपके ये सारे के सारे जो भी डाउट हैं एडी और बीसी से रिलेटेड वो आपके वहां पे क्लियर हो जाएंगे।
तो सबसे पहले तो महाराजाधिराज बोल रहे हैं आपका, ग्रेट किंग ऑफ किंग्स। उसके बाद इसने क्या किया, जो लिच्छवी की प्रिंसेस थी उसके साथ इसने शादी कर ली और इससे उसको क्या हुई, स्ट्रेंथ और प्रेस्टीज मिला, शक्ति और प्रतिष्ठा इसको मतलब कि बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ इसके राज्य में। उसके बाद ये पहला राजा था जिसने क्या किया, सिक्के लॉन्च किया और सिक्कों के ऊपर इसका ज्वाइंट नेम था, इसकी जो रानी थी उसका और इसका खुद का। तो देखो फर्स्ट टाइम किसी ने अपने मतलब की रानी का नाम भी वो सिक्कों के ऊपर आपका लिखवाया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो गुप्ता एम्पायर है, तो जब इसने मतलब कि वो राजगद्दी के ऊपर बैठा था तो ये सिक्के उसने उसी टाइम पे स्टार्ट किए थे, ठीक है। तो इसने अपने मतलब कि सिक्के भी लॉन्च किए थे और इसने उस काल को बोल दिया कि ये अब क्या है, दिस इज नोन एज योर गुप्ता ईरा। लास्ट लेक्चर अगर किसी ने पढ़ा होगा जो फॉरवर्ड इन्वेजन था, तो वहां पर हमारा विक्रम संवत भी स्टार्ट हुआ था, आपका शक संवत भी स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अगर हम मुस्लिम कैलेंडर की बात करते हैं तो वहां पर आपका होता है एक हिजरी कैलेंडर। अगर हम बात करते हैं क्रिश्चियन की तो वहां उनका कौन सा होता है, ग्रीगोरियन कैलेंडर। तो ग्रीगोरियन तो कौन सा है जिसको हम आज के दिन भी यूज कर रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो ये हम डिस्कस करते हैं। इनका न्यू ईयर कब से स्टार्ट होता है, आपका 1 जनवरी से। वैसे ही आपका जो शक संवत है और विक्रम संवत है, तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। तो वैसे ही इसने अपने जो मतलब कि जो नया ईरा स्टार्ट किया वो इसको बोलता है गुप्ता ईरा। तो अगर आप इसको देखना चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन सा था, आपका था विक्रम संवत। विक्रम संवत को हम इंपॉर्टेंट क्यों मान रहे हैं, क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो आपकी इसी को फॉलो कर रही है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हो, जो ये देखो आपका, ये है आपका चंद्रगुप्त 1 के टाइम पे, ये आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट ने देखो इतना एरिया कैप्चर कर लिया। ये आपका कन्नौज वाला एरिया हो गया, ये दिल्ली वाला एरिया हो गया। तो देखो मगध ने यहाँ से स्टार्ट किया था, पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल है, और इसने देखो ये सारा का सारा एरिया है वो कैप्चर कर लिया था। उसके बाद सबसे ज्यादा जो मतलब इनका इंपॉर्टेंट रूलर है वो कौन है, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त के टाइम पे देखो आपका पूरा का पूरा तो आपका ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला पार्ट, ठीक है, वेस्ट तक आप जा सकते हो। ईस्ट में अगर आप जाते हो तो यहाँ पर देखो असम तक उसने कैप्चर कर लिया। अगर यहाँ पर आप जाते हो तो आपका ये जो तमिलनाडु है आज का जो प्रेजेंट डे, आपने तमिलनाडु तक वहां पर कैप्चर कर लिया। और अगर नॉर्थ के अंदर हम जाते हैं तो कश्मीर तक देखो इसने कैप्चर कर लिया। तो इसने चारों साइड से मतलब कि क्या किया, और ये बोला जाता है कि इसने कभी भी अपने लाइफ टाइम में कोई भी जो युद्ध है ना वो हारा नहीं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और फिर उसके बाद जो सेकंड चंद्रगुप्त आता है आपका, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो है आपका 380 से लेके 415। तो ये मतलब कि आप बोल सकते हो 20 साल तो ये हो गए, 15 साल ये हो गए। तो इसने 35 साल तक आपका राज्य किया, किसने, चंद्रगुप्त 2 ने। और चंद्रगुप्त 2 ने आपका बेसिकली जो आपका मालवा का रीजन है जहां से शक थे आपके, उनको बिल्कुल कंप्लीटली खत्म कर दिया, और जो गुजरात वाला रीजन है उसको अच्छे से कैप्चर कर लिया था। तो ये उसकी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, ठीक है। अब देखो इनको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो चंद्रगुप्त के बारे में तो आपको बता दिया, अब बात करते हैं समुद्रगुप्त की। तो देखो ये ग्रेटेस्ट गुप्ता रूलर है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है इनका, और इसको बोला जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। जितने भी आपने क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपने उनके अंदर बहुत से टाइम आपको ये डायरेक्टली क्वेश्चन मिला है कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, तो वो कौन है, समुद्रगुप्त, ठीक है। अब इसने मतलब कि क्या था कि जितने भी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए वो इनसे इसको खुशी मिलती थी। खुशी मिलने का मीनिंग क्या है, क्योंकि इसने कभी हार का मुंह तो देखा ही नहीं। उसके बाद आपका जो इलाहाबाद पिलर सब्सक्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन नहीं सॉरी इंस्क्रिप्शन है ये आपका। सब्सक्रिप्शन वर्ड देखो मतलब कि इतना ज्यादा मतलब उसके फेमिलियर हो गया हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो, तो वो जो वर्ड है वो ऑटोमेटिकली मतलब जुबान के ऊपर चढ़ गया है, ना चाहते हुए भी वो क्या होता है। इंस्क्रिप्शन भी देखो मेरे को सब्सक्रिप्शन ही दिखाई दे रहा है। तो चलो अगर आप कोई अगर यहाँ तक लेक्चर को देख रहा है तो कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन आपका क्या होता है, शिलालेख के ऊपर जो भी कुछ लिख दिया जाता है। तो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन को बनाया तो किसने था, अशोक ने बनाया था, वहां पर जो पिलर था। और समुद्रगुप्त ने भी उसके ऊपर क्या किया, संस्कृत में अपनी जो चीजें हैं वो ऐड कर दी। और आगे चल के जब आपका मुगल एम्पायर आएगा तो मुगल के अंदर आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर आता है जहांगीर। बाद में जहांगीर ने भी इसके ऊपर ऐड किए। तो देखो अशोकियन पिलर के ऊपर सबसे पहले अशोक के बारे में, फिर आपका समुद्रगुप्त के बारे में, और फिर आपका जहांगीर के बारे में। तो तीनों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है जो इलाहाबाद के अंदर है आपका प्रेजेंट। उसके बाद इसने देखो कभी भी मतलब कि हार तो देखी नहीं, तो कंक्वेयर कर दिया था आपका ईस्ट के अंदर असम, आपका वेस्ट के अंदर आपका अफगानिस्तान, नॉर्थ के अंदर कश्मीर, और साउथ के अंदर तमिलनाडु। ये चीज मैं आपको मैप के अंदर दिखाई चुका हूं। उसके बाद बात करते हैं कि अब सबसे इसकी जो इंपॉर्टेंट चीज थी ना समुद्रगुप्त की, इसने जितने भी आपके जो दक्षिण के राज्य थे ना, सदर्न किंगडम थे, उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया।
ये नहीं है कि भाई उनके ऊपर मेरा ही राज होगा, मतलब पूरा एरिया मैंने कैप्चर कर लिया। वो उनको हराता था और हरा के जो राज्य है ना फिर से उसी राजा को ही दे देता था, और राजा को क्या बोलता था कि तू मेरा आधिपत्य स्वीकार कर ले, कि भाई आगे से मतलब कि तू मेरे अकॉर्डिंग ही चलेगा, जो मैं तेरे को बोलूंगा वो तेरे को मानना पड़ेगा। तो इसने इस चीज से मतलब कि आप इसको इसकी अचीवमेंट ही बोल सकते हो, क्योंकि अब इससे क्या था, जो वहां का पर्टिकुलर राजा है, राज तो अब वही कर रहा है, ठीक है, उसने मतलब कि जो गुलाम एक हिसाब से बोल सकते हो वो समुद्रगुप्त का बन गया, या उसका मतलब कि जो भी उसकी सुजरेनिटी है उसने आपकी एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन मेन चीज अब क्या था, राजा वहां पर कोई भी विद्रोह नहीं होने देता था। तो देखो जितना ज्यादा एरिया होगा ना उतना ही ज्यादा मतलब कि राजा उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसने खुद वहां पर राज्य ना करके उनको उन्हीं को दे दिया वापिस। तो ये इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी मतलब कि ट्रिक बोल सकते हो, जिससे इसका जो एरिया है बहुत ही ज्यादा बढ़ा और इसने उसको इंडिया को पॉलिटिकली यूनाइट रखा। उसके बाद आपका बहुत इंपॉर्टेंट लेवर था आपका आर्ट और लिटरेचर का। एक मतलब कि अगर हम बात करते हैं तो वीणा होती है आपकी, एक मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसको बजाने में ये बहुत ही ज्यादा आपका प्रोफिशिएंट था, कुशल था आपका। उसके बाद इसको मतलब कि कविराज भी बोला जाता है। इसका जो दूसरा नाम अगर कोई बोले कि भाई गुप्ता एम्पायर के अंदर कौन सा ऐसा शासक था जिसको कविराज के नाम से जाना जाता है, तो वो है आपका समुद्रगुप्त। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर इसने बहुत से जो आपके स्कॉलर और जो पोइट हैं उनको पेट्रोनाइज किया, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका कौन है, हरिसेना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये देखो यहाँ पर एर्डेंट बिल्कुल कट्टर फॉलोवर था वो, किस चीज का, वैष्णविज्म का। याद करो जो हमारा हिंदू रिलीजन है, अब हिंदू भी आपका क्या था, दो टाइप में डिवाइड हो गया था। एक तो आपके भगवान विष्णु को मानते थे और एक आपके भगवान शिव को मानते थे। तो शिव को मानते थे वो तो क्या थे आपके शैविज्म, और जो आपको विष्णु को मानते थे वो क्या थे आपके विष्णुइज्म। तो अगर आप एनिसेंट हिस्ट्री के टाइम पे देखोगे तो आपका वैष्णविज्म है वो आपका बहुत ही ज्यादा आपका फला फूला। लेकिन आज के दिन अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करते हो तो आपका जो शैविज्म है, शिव जी को मानने वाले आपके जो फॉलोवर हैं वो आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये बाकी मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि इसने मतलब कि कट्टर बिल्कुल टाइप में अगर इसने वैष्णविज्म को फॉलो किया तो ये बाकी रिलीजन के ऊपर टॉलरेंट नहीं था, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने देखो मतलब बहुत से आपके स्तूप चैत्य बनवाए और बहुत से जो आपके बुद्धिस्ट मोंग होते थे या जो भी थे उनको भी ये दान देता रहता था आपका, ठीक है। अब उसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में इतना ही है। अब समुद्रगुप्त के बाद उसका जो बेटा है चंद्रगुप्त सेकंड, जो आपका जो इसके दादाजी थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट थे, और वो ट्रू फाउंडर थे इसके, ठीक है, आपके गुप्ता एम्पायर के। और ये आपके क्या है, ये चंद्रगुप्त सेकंड है। तो इनको आपने विक्रमादित्य के नाम से जाना होगा जरूर। आपने पढ़ी है ना विक्रम बेताल की कहानियां, विक्रम और एक बेताल होता है जो इसकी मतलब की कमर के ऊपर पीठ के ऊपर लटका रहता है। तो वो इससे कुछ क्वेश्चन पूछता है और वो बोलता है कि अगर तू मेरे क्वेश्चन का आंसर देगा तो मैं तेरे को जिंदा छोड़ दूंगा, अगर क्वेश्चन के आंसर नहीं देगा तो मैं तेरे को मार दूंगा। तो ये वही विक्रम बेताल है आपका, विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो अब हम बात करते हैं तो इसके एम्पायर में जो इसका जो राज था, तो गुप्ता एम्पायर ने अपने पीक को देखा। पीक का मीनिंग क्या है भाई, जो सबसे ज्यादा जो साम्राज्य का विस्तार हुआ ना वो इसी के टाइम पे हुआ। ये देखो आप मैप के अंदर देख भी सकते हो। तो ये तो सारा समुद्रगुप्त ने आपका कैप्चर ही कर लिया था। जो बीच वाला जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है ये आपका सारा, ये देखो आपका जो आपका ग्रे कलर में है, और जो ये लाइट ब्लू में आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्या था, चंद्रगुप्त सेकंड ने इसको कैप्चर किया। तो आप ये देख सकते हो जो मैक्सिमम जो एरिया है जो इंडिया के अंदर जो कैप्चर किया था आपने पीक के ऊपर, वो आपका क्या है, वो इसी के टाइम पीरियड पे देखा था, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, उससे आगे आपका जो है, तो इसने अपना जो मतलब कि मिलिट्री जो एम्पायर है उसको एक्सटेंड किया, बढ़ाया। कैसे कैसे, एक तो मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के थ्रू, आप नीचे देख सकते हो, सबको बिल्कुल खत्म कर दिया। ये देखो डिफीटेड सर कंप्लीटली इन मालवा और गुजरात रीजन, वो मैं आपको मैप में दिखा चुका हूँ अभी भी। और उसके बाद इसने कुछ मैरिज अलायंसेस से भी अपना शादी कर लेता था किसी दूसरे राजा के पास साथ, और उससे क्या है इसका साम्राज्य विस्तार ऑटोमेटिकली होता जा रहा था। तो आपके जो वकाटक एम्पायर हैं ये भी आपका मतलब कि सदर्न के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किंगडम था। तो इसकी बेटी के साथ तो इसने शादी कर ली, तो वो तो क्या होगा, देखो मैट्रिमोनियल अलायंस, और सबको इसने क्या कर दिया, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट से हरा दिया। तो इसने मतलब कि क्या बोल सकते हो आप, बहुत ही ज्यादा एरिया है आपकी इंडिया का कैप्चर कर लिया था। और इसके टाइम पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि इसने उज्जैन को है ना अपनी सेकंड कैपिटल बना दिया। नहीं तो इनकी पहली कैपिटल तो क्या है, इलाहाबाद ही थी, जो आपके समुद्रगुप्त के टाइम पे भी और उससे पहले भी। पहले स्टार्टिंग में आपका पाटलिपुत्र था, बाद में इनकी इलाहाबाद हुई, और इसने इलाहाबाद से भी चेंज करके इसने क्या कर दिया, उज्जैन को अपनी कैपिटल बना दिया था। और वो उज्जैन क्या थी, आपकी सेकंड कैपिटल थी, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो जो आपका मेहरौली के अंदर जो आयरन पिलर है, इलाहाबाद वाले के ऊपर किसके बारे में लिखा हुआ गया है, समुद्रगुप्त के बारे में, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के अंदर। और मेहरौली वाले पिलर के ऊपर किसके ऊपर बारे में लिखा गया है, वो आपका लिखा गया है चंद्रगुप्त टू के बारे में या विक्रमादित्य के बारे में। अब इसका जो शासन है वो उज्जैन कोर्ट के अंदर
बहुत ही ज्यादा आपको मतलब कि जो ये स्कॉलर देखने को मिलते हैं उज्जैन कोर्ट वाले शासन के टाइम पे, जैसे आपका कालिदास, अमर सिन्हा, इनके नाम आपने जरूर सुने होंगे। अगर नहीं सुने हैं तो आगे मैं इनको मतलब कि जो हमारी नेक्स्ट लेक्चर आएगा जिसमें हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, तो वहां पर इन सभी की जो जो इंपॉर्टेंट बुक हैं या जो इन्होंने जो इंपॉर्टेंट इनका जो लिटरेचर इन्होंने लिखा, तो वो सारी चीजें वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक इसने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी की, इसने क्या किया, अपने दरबार के अंदर चंद्रगुप्त ने अपने दरबार के अंदर ये नवरत्न का कंसेप्ट लेके आया। और बाद में अगर आप बात जानते हो अकबर को, तो अकबर ने भी अपने जो 9 नवरत्न बनाए थे ना, वो इसी के कंसेप्ट को फॉलो करके बनाए थे। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो जो 9 एलिमेंट्स ज्वेल का मीनिंग क्या है, नवरत्न। तो सबसे पहले नवरत्न किसने डेवलप किए थे आपके मतलब कि एम्पायर के अंदर, ये मतलब कि आप बोल सकते हो आपका एक आपका ब्राह्मण कम्युनिटी से हो गया, एक आपका इसका सेनापति हो गया, मतलब कि हर एक फील्ड के अंदर से जो भी कोई एमिनेंट पर्सन था उसको मतलब कि उस फील्ड का अपना नवरत्न बना दिया इसने। तो टोटल ये नवरत्न 9 थे, जिनसे ये क्या करता था, अपना कोई भी डिसीजन लेने से पहले डिस्कस करता था और उसी के अकॉर्डिंग अपने राज्य का जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाता था आपका। अब बात करते हैं फाहियान की। याद करो जो सोर्सेज को हमने डिस्कस किया था, तो फाहियान आपका कौन था, चाइनीज बुद्धिस्ट मोंक, बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करने वाला एक मोंक था आपका। और ये आया कहां से था, चाइना से आया था। अब ये टोटल आपका 9 साल तक इंडिया में रहा था, और 9 साल में से इसके जो 6 साल है वो तो इसके गुप्ता एम्पायर के टाइम पे निकला। अब आया था ये लैंड रूट के थ्रू, खोतान, खोतान से आपका कासगर, कासगर से आपका गांधरा, गांधरा से आपका पंजाब। ये देखो रूट, अगर मैं आपको मैप में दिखाना चाहूं तो ये देखो आपका चाइना से ये आपका यहां से इंडिया में आया था, ये रूट था इसका पैदल पैदल। क्योंकि ये तो आपको पता ही हिमालय पर्वत है, इसको तो पार करना कोई छोटी चीज है नहीं, लेकिन इसको पार करने वाले बंदे भी आएंगे, हुण। अब आपके हुण भी जब इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे वो हिंदू कुश पर्वत के थ्रू ही आते हैं, नहीं तो अदरवाइज अब तक आपने जो देखा था सारे के सारे अटैक हमारे ऊपर कहां से हुए थे, नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी आपका कौन सा पास था, खैबर पास। खैबर पास से हमारे ऊपर अटैक हुए हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा होगा इंडियन हिस्ट्री में जब आपका गुप्ता एम्पायर खत्म होगा कि हमारे ऊपर हुण अटैक करेंगे। और ये हुण कहां से अटैक करते हैं, हिंदू कुश पर्वत से। हिंदू कुश पर्वत आपका क्या है, आपके हिमालय पर्वत की एक श्रृंखला है, तो वहां से ये अटैक करते हैं। तो देखो हिस्ट्री आपको क्या क्या चीजें दिखाती है, ठीक है। तो अब उसके बाद इसने क्या किया, पेशावर को विजिट किया, मथुरा, कन्नौज, सरस्वती, कपिलवास्तु, कुशीनगर, काशी, बोध गया। आप ये ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि जितने भी इंपोर्टेंट हमारी सिटीज थी आपकी इंडिया के अंदर, सभी को इसने ट्रेवल किया। और मेनली इसने क्या किया, जहां पर आपका बुद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड जो आपके इंपोर्टेंट शहर थे, जैसे बोध गया, यहाँ पर आपके भगवान बुद्ध को निर्वाणा को अटेन किया था उन्होंने। उसके बाद आपका कुशीनगर, यहाँ पर उनकी डेथ हो गई थी। तो ये सारी चीजें आपकी क्या हैं, आपकी बुद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। और ये आपका क्या था, मेनली बुद्धिस्ट मोंक था। और इसकी मेन चीज क्या था, ये बुद्ध धर्म को जहां पर ओरिजिनेट हुआ था उसी चीज को ये स्टडी करना चाहता था। अब जाते हुए जब ये गया तो ये आपका क्या है, सी रूट के थ्रू गया था, नीचे से आपका वाटर के थ्रू। तो वो आपको पता ही होगा सी रूट के थ्रू कहां पर, सिलोन। सिलोन का मीनिंग क्या है, जो आज का प्रेजेंट डे आपकी श्रीलंका है, तो उसको पहले सिलोन बोला जाता था। और उसके बाद आपका जावा। तो इन देशों से वो होता हुआ क्या है, आपका चाइना के अंदर चला गया था लैंड रूट को फॉलो करते हुए। जावा का मतलब क्या है, जो आज का इंडोनेशिया है वो आपका जावा है आपका, ठीक है। तो वहां से ये सी रूट के थ्रू आपका वापिस चला गया था। अब हम बात करते हैं तो इसका पर्पज क्या था यहाँ पर आने का। तो सेम वही है, ये जो भगवान बुद्ध की जो वो थी आपकी लैंड थी जहां पर उन्होंने बुद्ध धर्म को ओरिजिनेट किया, तो वो उसको देखना चाहता था। और इसने यहाँ पर क्या कहा रह के क्या किया, मेन चीज आपके जो बहुत से बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं उनको इकट्ठा किया इसने। तो जो भी इसने आपके बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट हैं जो आपके कभी भगवान बुद्ध के द्वारा लिखे गए थे, जो उनके मतलब कि जब बिल्कुल स्टार्टिंग में जितनी भी आपकी 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जहां पर वो चीजें लिखी गई थी, वो सारी चीजें इसने इकट्ठी की यहाँ पर रहके। अब पाटलिपुत्र में रहा था जो आपकी कैपिटल थी आपकी। अब वहां पर इसने क्या किया, संस्कृत को सीखा। और जितने भी जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे आपके, वो आपकी पाली लैंग्वेज में लिखे हुए थे। तो पाली लैंग्वेज से इसने उसको क्या कर दिया, संस्कृत लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया। अब फाहियान ने क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट या वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है आपको हमारे आपका जो गुप्ता एम्पायर है उसके रिलीजियस से रिलेटेड, कैसा रिलीजन को फॉलो करते थे लोग, वहां के जो लोग थे उनका सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी। तो गुप्ता एम्पायर के जो ये सारी चीजें हैं वो इसके बुक के अंदर आपको बहुत ही अच्छे से देखने को मिलती हैं। अब इसने क्या बताया कि मतलब जो बुद्धिज्म है ना, वो नॉर्थ वेस्ट के अंदर तो बहुत ही ज्यादा फल फूल रहा था। नॉर्थ वेस्ट आपका कौन सा पार्ट है, ऊपर नॉर्थ है और ये आपका है वेस्ट। तो ये रीजन हो गया आपका गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कश्मीर या उत्तर प्रदेश का जो आपका ये आपका वेस्टर्न पार्ट है। तो यहाँ पर वो फल फूल रहा था। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो जो आपका साउथ रीजन था, या आपका ये देखो यहाँ पर गंगा रीजन वाला,
ईस्ट रीजन, यहाँ पर आपका क्या था, ब्राह्मणिज्म फिर से पीक के अंदर आ गया था। तो देखो बुद्धिज्म आपका ओरिजिनेट यहीं से हुआ था, बोध गया के अंदर, और उसके बाद वो फैला था। लेकिन अब देखो मतलब कि टाइम चलते चलते क्या हो गया, अब वो यहाँ पर फैल रहा है और ईस्टर्न रीजन के अंदर क्या है आपका, फिर से ब्राह्मणिज्म ने अपना जो डोमिनेंस है वो अचीव कर लिया है। ठीक है, उसके बाद आपका अगर हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त टू के बाद उसका बेटा जो कुमारगुप्त था वो आपका एम्पायर के अंदर आया। अब देखो जब ये एम्पायर के अंदर आया था तो वहां पर चारों तरफ क्या थी, शांति और प्रोस्पेरिटी, समृद्धि थी चारों तरफ, बिल्कुल सुख शांति और समृद्धि थी। तो अब इसके ऊपर क्या था, इसको बाहर से किसी के अटैक के बारे में तो कोई टेंशन थी ही नहीं, क्योंकि इसका इतना ज्यादा एरिया था, इतना बड़ा एम्पायर था कि कोई अटैक करने से पहले सोचेगा बिल्कुल। तो अब ऐसा टाइम जब भी किसी राजा के टाइम पीरियड में आता है तो वो क्या करता है, फिर वो डेवलपमेंट के लिए कुछ काम करना स्टार्ट करता है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करते हैं सारे, तो उनके ऊपर क्या था भाई, अगर इस आपके फ्रंट को नहीं देखा तो ये अटैक कर देंगे, उस फ्रंट को नहीं देखा तो वहां से वो अटैक कर देंगे। तो उनके माइंड में वही चीज चलती रहती थी कि कैसे मैं अपने राज्य को बचाए रखूं। लेकिन अब यहाँ पर क्या था, समुद्रगुप्त जो आपके चंद्रगुप्त टू थे, उन्होंने इतना ज्यादा एरिया कैप्चर कर लिया कि अब इसको कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो इसने प्रोस्पेरिटी के लिए आपके जैसे नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया, ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो वो सबसे ज्यादा इसी ने बनवाई थी आपकी। तो जब देखो सबसे पहले तो इसने बहुत से मतलब कि कोइन आपके चलाए, इशू किए, जिनके ऊपर इंस्क्रिप्शन लिखी हुई थी आपके गुप्ता एम्पायर के बारे में। अब इसने अश्वमेध यज्ञ को करवाया, याद है ना अश्वमेध यज्ञ, वैदिक पीरियड के टाइम पे घोड़े को दौरा दिया जाता था, जहां तक घोड़ा जाएगा वहां तक राजा का राज्य है। ठीक है, उसके बाद इसने नालंदा यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन स्थापित की। स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त ने की थी गुप्ता एम्पायर पे। और नालंदा विश्वविद्यालय जो बाद में हो बहुत ही उभर के आया आपका एक इंटरनेशनल रेपुटेशन के साथ। आपका इंडिया के अंदर ही एक ऐसा रेपुटेशन मतलब कि कॉलेज था आपका, जहां पर आपके फॉरेन कंट्री से अलग अलग जो स्कॉलर थे वो पढ़ने के लिए यहाँ पर आते थे। अब उसके बाद फिर बाद में क्या हुआ कि आपके हिंदू कुश से, ये बताया था ना हुन ने अटैक किया, जो सेंट्रल इंडिया से आए थे, तो वो आपके हिंदू कुश माउंटेन से आए और इन्होंने इंडिया के ऊपर आके अटैक कर दिया। तो इसके लास्ट टाइम तक आता आता मतलब कि क्या हुआ, आपके हुन हैं वो इंडिया के अंदर अब एंट्री करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखो इसका टोटल टाइम पीरियड आपका कितना है, 15 से लेके 55, लगभग 40 साल तक राज्य किया। तो बिल्कुल जो लास्ट के जो 2-4 साल थे वहां पर आपके क्या है, हुन ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था इंडिया के ऊपर। लेकिन इसके टाइम पे वो कोई भी एरिया कैप्चर नहीं कर पाए थे। लेकिन अब इसके जो वंशज निकले, जैसे आपका सबसे पहले ये देखो हुन के बारे में अगर आप देखना चाहते हो तो सेंट्रल एशिया है आपका, जो मंगोलिया वाला पार्ट है सेंट्रल एशिया, ठीक है, वहां से चले थे। तो ये तो आपके देखो यहाँ के थ्रू आप देख सकते हो इन्होंने क्या किया, यूरोप के अंदर एंट्री की। इसके थ्रू आप देख सकते हो इन्होंने आपका क्या है, पर्शिया एम्पायर जो ईरान है आपका, वहां पे एंट्री की। और हिंदू कुश पर्वत से इन्होंने क्या किया, इंडिया के अंदर भी आपकी एंट्री की। तो ये देखो आप इनके बहुत ही ज्यादा इन्होंने अपना एरिया कैप्चर किया था। अगर आप इनके बारे में पढ़ना चाहते हो तो बहुत जबरदस्त एम्पायर था। और ये ऐसा माना जाता है कि ये जो लड़ाके होते थे इनके, मतलब कि जो इनकी जो आपकी इन्फेंट्री होती थी या जो इनकी कैवलरी होती थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी आपकी, अपने सबसे ज्यादा बेस्ट बोल सकते हो इनके पास, मतलब कि वो अपनी आर्मी थी इनकी सबसे ज्यादा बेस्ट थी। तो इन्होंने बहुत ज्यादा एरिया कैप्चर किया। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो आप कभी फुर्सत में पढ़ सकते हो। लेकिन अभी हमारा मेन चीज क्या है, कुमारगुप्त के बाद उसका बेटा आया स्कंदगुप्त, जिसने 55 से लेकर 67 टोटल आपके 12 साल तक राज्य किया। अब यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा आपके मल्टीपल इन्वेजन होते हैं, उनके आक्रमण करते हैं आपके हुन, वो लगातार आपके आक्रमण करते ही रहते हैं। अब उन्होंने क्या किया, स्कंदगुप्त ने भी उनको क्या किया, बहुत पीछे तक धकेले रखा। मतलब उन्होंने क्या किया, अपने गुप्ता एम्पायर में उनको एंट्री तो नहीं करने दिया। लेकिन अब देखो बार बार जब अटैक होंगे तो आपको पता है किसी भी देश के ऊपर जब मतलब लड़ाई छिड़ती है तो उसकी जो इकोनॉमी है वो डाउन में जाती है, जितने भी रिसोर्सेज है वो तो सारे यूज होते ही हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, अब जो गुप्ता एम्पायर के जितने भी रिसोर्सेज थे ना उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा बर्डन पड़ गया, उनके अंदर एक तनाव आ गया। तनाव का मीनिंग क्या है, इकोनॉमिकली वो आपके वीक होते चले गए, पैसों के भंडार है वो खत्म होने स्टार्ट हो गए, जितना भी अनाज का स्टोर था वो भी आपका खत्म होने लगा, कुछ सैनिक भी वहां पे घायल हो रहे थे। अब देखो लड़ाई हो रही है तो आपका ये रिसोर्सेज तो इन्वेस्ट होंगे ही होंगे उसके अंदर, चाहे वो आपका मैन पावर है, चाहे वो आपका जो भी कोई चीज है, आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे आपके यहाँ पे यूज हो ही रहे थे। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 550 से आप ये बोल सकते हो कि इसका जो डिक्लाइन है ना वो स्टार्ट हो चुका था। डिक्लाइन क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो सबसे लास्ट रूलर था विष्णुगुप्त, तो वो इसका सबसे लास्ट रूलर के तौर पे माना जाता है। और ये सारे के सारे आपके क्या है, बाद में बहुत ही ज्यादा वीक होते गए और आपका जो हुन के इन्वेजन है वो कंटिन्यूअसली चलते ही रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका जो मालवा रीजन है, गुजरात वाला जो रीजन है आपका, वहां से एक नया एम्पायर निकल के आया जिसका नाम क्या था,
यशोधर्मन। तो इसने भी क्या किया, आपके इस गुप्ता एम्पायर को खत्म करके अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और इसको बहुत हद तक खत्म कर दिया। कुछ तो हुन अटैक कर रहे थे बार बार और कुछ यहाँ पर इसका राइज हो गया। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि 550 तक आते आते आपका जो ये एम्पायर है बिल्कुल ही खत्म हो गया था। तो ये देखो, अगर आप यहाँ पर देखना चाहते हो तो 550 के टाइम पे आपका देखो गुप्ता एम्पायर फिर से सिर्फ उसी एरिया के अंदर आके रह गया, पाटलिपुत्र, जो आपका मगध एरिया है, कभी इसको मगध ही बोलते हैं। और आपका जो मगध एम्पायर है वो भी यहीं से चलना स्टार्ट हुआ था। गुप्ता एम्पायर है, स्टार्टिंग उसकी यहीं पर हुई थी। और यहाँ पर देखो आपका ये कन्नौज है, तो ये आपका इसने यहाँ पर इसको मालवा रीजन से, जो आपका बताया है मैंने अभी अभी आपको ही बताया है ना, यशोधर्मन, तो ये आपका इसी रीजन से आके इसने देखो उसको वहीं पर कैप्चर कर दिया। और अगर हम बात करते हैं तो ये देखो आपके हुन ने देखो कितना एरिया कैप्चर कर लिया, इनका वेस्ट वाला सारा रीजन उन्होंने कैप्चर कर लिया। तो ये बिल्कुल लास्ट स्टेज का है 500 के आसपास। और उससे अगर आप अगले 50 साल में देखते हो तो 50 साल में देखो इसकी हालत कहाँ पर होगी। ये बिल्कुल, ये भी एरिया जो ग्रीन वाला है वो भी खत्म हो गया, सिर्फ क्या रहा, इतने एरिया के अंदर आपका ये रह गया था। तो ये था हमारा आज का जो लेक्चर है इसके बारे में। तो अगर इससे गुप्ता पीरियड से आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर पूछो चीजें। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर सकते हो। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।